हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफ़े में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 जो है मुग़ल 16वीं से 17वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहाँ लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएँ हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग 1526 से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनैतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रखे। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किला की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। ये लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और ये कौन से पत्थर से पूछा जाता है? लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था के उत्तराधिकारी थे। पिता की ओर से ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर वंश के था। माता मंगोल शासक चंगेज खान और पिता तैमूर वंश, ठीक है, जिसकी मृत्यु 1404 में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। यह स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाकर प्रत्येक मुगल शासक तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपने पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा किया। ये पूछा जाता है 1504 काबुल पर कब्जा किया। पहले फरगना का था ना, फरगना का शासक था ये। उसने जब 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। ये मुगल फौज अभियान दिखा रहा है यहाँ पर। 16वीं शताब्दी युद्धों में तोफ और गोलावरी का पहली बार इस्तेमाल हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। ये पूछा गया है यूपीएससी 2012 या 13 में पूछा गया है। हम लोग कुछ थोड़ा शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ। जैसे वो बाबर किसके साथ लड़ाई लड़ा, तो लिख लीजिएगा आप लोग साइड में। बाबर ने पान खाकर चांदनी को घाघरा दिया, ठीक है। बाबर हो गया, पान से लेकर के पानीपत हो गया, पानीपत 1526। खाकर हो गया तुम्हारा खानवा 1527। चांदनी हो गया चंदेरी 1527। घाघरा हो गया 1529, ठीक है। और किसके विरुद्ध था?
लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IRMA से मैंने शॉर्टकट से याद किया था। आई हो गया इब्राहिम लोदी। आर हो गया क्या था, राणा सांगा, ठीक है। एम हो गया मेदिनी राय, ठीक है। और ए हो गया अफगान में कौन था, महमूद लोदी। आप लोग वीडियो थोड़ा रोक करके भी इसको लिख ही लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बार बार ये पूछा जाता है। ये हो गया आपका पानीपत दिल्ली, ठीक है। चित्तौड़ 1568, इलाहाबाद पटना 1564, ये है अकबर के शासन के काल का। और बीजापुर 1685, गोलकुंडा 1687, ये औरंगजेब ने अपने अधिकार में ले लिया था। बीजापुर यहाँ से पूछा जाता है, गोलकुंडा 1687, ठीक है। गुजरात का विजय हुआ था अकबर के द्वारा 1572, ठीक है। उसके बाद पटना 1574 दिया है, 1576 ये बीपीएससी का क्वेश्चन है। और कौन सा है, ठीक है, इतना चलेगा। उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। आपके अनुसार उत्तराधिकार का कौन सा तरीका सही था, ज्येष्ठाधिकार या सहदायद? राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कचवाहा की राजकुमारी थी। वह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत की शासक पुत्री थी। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानवीय व्यवहार किया। उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। मनसबदार और जागीरदार। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुरानी, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगल की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। नौकरशाह को मनसबदार शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन निर्धारित जात की संख्या पर निर्भर था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। यहाँ कुछ दिया है। जाति की श्रेणियाँ। 5000 जात वाले अभिजातों का 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा होता था। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे। 5000 जात की पदवी थी। औरंगजेब के शासनकाल तक मनसबदारों की संख्या 79 हो गई। ये यहाँ से भी पूछा जाता है। अकबर के शासनकाल में 29 मनसबदार थे और औरंगजेब
औरंगजेब के शासनकाल में 79। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हें के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। दगवाते मीन्स ठप्पा लगाना एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई। औरंगजेब के शासनकाल में 79 था मनसबदार, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सके कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसी कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा और वो 50% टैक्स भी लगाया था किसानों पर औरंगजेब के द्वारा। अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान, यहाँ दिखाया गया है कुछ चित्र। जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी कि मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। अकबर के राजमंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर के 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को हम लोग जब्त कहते थे, उस टाइम कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। कहाँ नहीं हो पाया? गुजरात और बंगाल में। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से किसी ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के अस्थायित्व को चुनौती दी। शाहजहां के राजकाल के एक लघु चित्र के ब्यौरे, जहां जहांगीर के समय भ्रष्टाचार को दिखाया गया। भ्रष्ट अफसर से रिश्वत लेते हुए एक अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। ये भ्रष्टाचार बढ़ गया है यहाँ पर जहांगीर के समय में। अकबरनामा और आईने अकबरी। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। ये पूछा जाता है अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अबुल फजल के द्वारा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है और दूसरी अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण। पहला में क्या है? पूर्वजों का, और दूसरा में शासनकाल का। तीसरी जिल्द आईने अकबरी में है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना,
राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। अबुल फजल से अकबरनामा लेते हुए अकबर यहाँ दिखाया गया है। अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया था अकबरनामा। जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरी निसा 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के नूरजहां के सम्मान में, जिनमें एक ओर स्वयं की किताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर यह वाक्य रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ है। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। चौकोर मोहर बताती है उदात्त और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नूरजहां का फरमान है ये, बस यहाँ से थोड़ा सा। सुलह कुल। अकबर के सुलह कुल की नीति उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है। ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए इसके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यह असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्वत्रिक शांति सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। सुलह कुल पूछा जाता है, सुलह कुल किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनाया गया था, जिसमें सभी धर्मों के लोग वहाँ बैठते थे, अपना चर्चा करते थे। और अकबर को बोला जाता है एक मतलब मूर्ख राजा था, लेकिन समझता था कि सभी धर्म को, ऐसा बोला जाता है। सतारहवीं शताब्दी और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने ऐसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए, मतलब अचंभा रह गए। सामाजिक असमानताएं साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल में 20वें वर्ष के दौर दस्तावेज से हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद पर था, कुल 8000 में से 445 ही थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ये साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुएं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। इनमें से बहुत गरीब थे, मुश्किल से पेट भर जाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता
के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ नए वंश स्थापित हुए और हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ये पैराग्राफ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये अकबर वाला इम्पोर्टेंट है, और ये तुम्हारा मेहरुनिसा किसको कहते हैं, जहांगीर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए आइए हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। सही जोड़े बनाए, ठीक है, बनाते हैं। मनसब को हम क्या कहते थे, एक तरह का पद था, ठीक है। मंगोल क्या था, मंगोल तुम्हारा उज्बेक था ना, उज्बेक मंगोल, ठीक है। सिसोदिया राजपूत, ये तुम्हारा मेवाड़, ठीक है, मेवाड़। राठौर राजपूत, ये तुम्हारा क्या था, मारवाड़। नूरजहाँ जहांगीर, ठीक है। दक्कन की 5 सल्तनत, बरार, खानदेश, अहमदनगर और क्या क्या था, बीजापुर और गोलकुंडा 1687 और ये 1685, डेट भी पूछा जाता है। यदि जाट एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके क्या था, सवार उसके सैन्य उत्तरदायित्व थे। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसके डैश विचार को गढ़ने में मदद की, और जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज्य कर सका। सुलह कुल क्या था, सुलह कुल, ठीक है। मुगल राज्य के अधीन आने वाले प्रांत, केंद्रीय प्रांत कौन कौन थे, दिल्ली और आगरा, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ एडवाइस देना है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आप और कुछ कर सकते हैं इसके लिए। तो मित्रों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।